माननीय न्यायमूर्ति, मुख्य अतिथि माननीय शंकर लालवानी जी, प्रमुख वक्ता श्री ब्रजेश राजपूत जी, अभ्यास मंडल व्याख्यानमाला समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर देव जी, अभ्यास मंडल की 61वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति IAS श्रीवास्तव जी, मुख्य अतिथि हमारे प्रिय सांसद शंकर लालवानी जी और हमारे प्रमुख वक्ता लेखक और पत्रकार श्री ब्रजेश राजपूत जी। अभ्यास मंडल 1959 से सक्रिय इंदौर की एक ऐसी संस्था है जिसकी गतिविधियों से, उपलब्धियों से आप सभी
वाबस्ता हैं। बहुत संक्षेप में यदि हम देखें तो अभ्यास मंडल की गतिविधियों को हम दो आयामों से देख सकते हैं। एक वैचारिक प्रवाह का अभियान है और दूसरी धारा जो बुनियादी विकास के सवाल हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, विकास के जो सवाल हैं, पानी, पर्यावरण, परिवहन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन संदर्भों में विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, विचारकों से संवाद करके संबंधित एजेंसी तक उन सुझावों को पहुंचाना और अपनी तरफ से पहल करना रहा है। अभ्यास मंडल की ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला की अपनी एक प्रतिष्ठा पूरे देश में है। ये व्याख्यानमाला के साथ मासिक व्याख्यानमाला के आयोजन भी लगातार होते रहे हैं और इन व्याख्यानों में ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला, राजनीति, विधि, न्याय, विभिन्न अनुशासनों के वक्ता और विचारक यहाँ आते रहे हैं और अभ्यास मंडल एक सेतु की तरह हमारे श्रोताओं से उनके संवाद की व्यवस्था करता है। अभ्यास मंडल एक अराजनीतिक कार्यकर्ताओं का मंच है, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का मंच है। अभ्यास मंडल के कार्यकर्ता और इंदौर के नागरिक संगठन, सामाजिक संगठन, औद्योगिक और व्यावसायिक संगठन, ये हमारी शक्ति और पूंजी है। इस अवसर पर हम उन सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस व्याख्यानमाला का शुभारंभ करें। माननीय लालवानी जी, माननीय श्रीवास्तव साहब, माननीय ब्रजेश राजपूत जी, अध्यक्ष जी, अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता जी, संयोजक व्याख्यानमाला अशोक कोठारी जी, सचिव नेताजी मोहिते से अनुरोध है कि वे कृपया दीप प्रज्वलन की रस्म में सहभागी बने। दीप प्रज्वलन के साथ हमारी व्याख्यानमाला की औपचारिक शुरुआत हुई। मैं सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ, उनका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत संक्षेप में मैं अपने अतिथियों का परिचय आपके बीच रखना चाहूँगा। न्यायमूर्ति IS श्रीवास्तव जी करेंगे। श्रीवास्तव जी अपनी न्यायिक क्षेत्र में अपनी चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1978 में सिविल जज के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रारंभ की। 2009 में आप उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए और 2011 में उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति के उपरांत आप सर्वोच्च न्यायालय में अभिभाषक के रूप में सक्रिय हैं। नर्मदा ग्रीवेंसेस अपीलेंट ट्रिब्यूनल के आप चेयरमैन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक विधि के ऐसे विशेषज्ञ अधिवक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अपने ही प्रिय सांसद शंकर लालवानी जी उपस्थित हैं। उनके परिचय की बहुत आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी अभिनंदन, कोई भी कार्यक्रम, छोटा से छोटा कार्यक्रम हुआ और वो इंदौर में हुए तो उन्होंने अपनी उपस्थिति को अभ्यास मंडल के कार्यक्रम में बिल्कुल निश्चित रूप से दर्ज कराया है और उनका सहयोग, मार्गदर्शन और विश्वास हमें हमेशा मिलता रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय लालवानी जी का करता हूँ। आज के हमारे अतिथि वक्ता हम सबके परिचित प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक श्री ब्रजेश राजपूत हैं। श्री ब्रजेश राजपूत ने सागर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।
तो और टीवी न्यूज़ चैनल के कंटेंट एनालिसिस पर आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। विभिन्न समाचार पत्रों व चैनलों के संवाददाता श्री ब्रजेश राजपूत एबीपी न्यूज़ भोपाल में वर्तमान में वरिष्ठ और विशेष संवाददाता हैं और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के सदस्य भी हैं। चुनाव राजनीति और रिपोर्टिंग, ऑफ द स्क्रीन, चुनाव है बदलाव का, वो 17 दिन, ऑफ द कैमरा आपकी 5 किताबें प्रकाशित हुई है। मध्य प्रदेश के गाँवों में साइबर क्राइम के अड्डों की खोजी रिपोर्ट पर आपको हाल ही में ENBA अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है। अवैध रेत उत्खनन रिपोर्ट पर भी ENBA अवार्ड 2020 से आपको सम्मानित किया गया था। मुंबई प्रेस क्लब का रेड इन इंक अवार्ड तथा प्रधानमंत्री आवास फर्जीवाड़े को उजागर करने पर पत्रकारिता का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड भी आपको 2019 में प्रदान किया गया था। स्टेट प्रेस क्लब इंदौर ने आपको नरेश मेहता शब्द ऋषि सम्मान से सम्मानित किया है। श्री राजपूत अखबार में लेखन के साथ सोशल मीडिया पर भी नियमित लेखन कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया के पीछे दौड़ती हाँफती पत्रकारिता पर अपना व्याख्यान देंगे। इसके पूर्व हम औपचारिक रूप से हमारी परंपरा के अनुसार हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं अभ्यास मंडल के कोषाध्यक्ष माननीय PC शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। श्रीवास्तव साहब। अभ्यास मंडल की प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य श्री शफी शेख से अनुरोध है कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रिय सांसद शंकर लालवानी जी का स्वागत करें। मैडम वैशाली खरे जो प्रबंध कार्यकारिणी की सदस्य हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कृपया लालवानी जी का हम सब की ओर से स्वागत करें। हम अपने अतिथियों को स्मृति चिन्ह इस अवसर की स्मृति को संजोए रखने के लिए देना चाहेंगे। मैं हमारे अग्रज, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक और मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक आदरणीय प्रीतम लाल जी दुआ से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय न्यायमूर्ति श्रीवास्तव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सुधाकर जी काले से अनुरोध हैं, श्री सुधाकर जी काले से अनुरोध है कि वे कृपया आएँ। राजपूत जी हमारे आज के प्रमुख वक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे कृपया आएँ और हमारे प्रिय सांसद प्रकाश लालवानी जी का सब स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि सभा भवन में हमारे इंदौर के शुद्धि श्रोताओं के साथ कल की हमारी वक्ता पूर्व राजदूत श्रीमती मधु भादुरी जी भी यहाँ उपस्थित है। मैं बहुत सम्मान के साथ उनका स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आज के प्रमुख वक्ता श्री ब्रजेश राजपूत जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे सोशल मीडिया के पीछे दौड़ती हाँफती पत्रकारिता पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री ब्रजेश राजपूत।
सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अभ्यास मंडल का, उनके सभी सदस्यों का कि जिन्होंने मुझे इंदौर की इस प्रबुद्ध जनता के सामने आज यहाँ आने का मौका दिया। मुझे मालूम है कि ये जो मंच है यहाँ पर काफ़ी लंबे वक्त से बड़ी सम्मानित हस्तियाँ आई हैं और उस कड़ी में जब मुझे शामिल होने का मौका मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि मैं एक छोटे शहर का कस्बे का रहने वाला व्यक्ति यदि आज यहाँ खड़ा हूँ तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मुझे बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि मैं नरसिंहपुर ज़िले के करेली के कस्बे का रहने वाला हूं और सागर विश्वविद्यालय से 1990 में पत्रकारिता का लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। पहले प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया को देखने, सुनने, समझने की एक क्षमता विकसित कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपका, हमारा और सबका जीवन बदल दिया है। और इस सोशल मीडिया के दौर में बदला सब कुछ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ जिस तरीके से सभी पीढ़ी के लोग यहाँ आए हैं, नई उम्र के बच्चे भी दिख रहे हैं, हमारी बुजुर्ग पीढ़ी भी है और उन सबके बीच मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो आज के मेरे बोलने का विषय भी है कि सोशल मीडिया के दौर में दौड़ती हाँफती पत्रकारिता। मैं करीब 3 दशकों से पत्रकारिता में हूँ, मगर पत्रकारिता जितनी पिछले 5 सालों में बदली है, ऐसा बदलाव मैंने पहले कभी नहीं देखा। और उसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि जो सोशल मीडिया का जिस तरीके से उभार हुआ है उसने हम सबको बदला है, आपको, हमको, हमारे काम करने के तरीक़ों को, हमारे आचार विचार व्यवहार को। और उसकी सबसे बड़ी वजह है सिर्फ़ और सिर्फ एक, वो है आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है और वो है जो आपका सबसे बुरा दुश्मन है, वो है ये सामने वाला मोबाइल। आपके पास जो मोबाइल है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि आप उसके साथ पूरे वक्त वो आपके साथ रहता है, आप उसके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हो। मगर साथ ही वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि वो आपको हर वक्त वॉच कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या करना चाह रहे हो। यदि किसी को ट्रैक करना हो तो उसको मोबाइल पकड़ लो और बस आप सब समझ जाएंगे कि आदमी चाहता क्या है, करता क्या है और क्यों ऐसा करना चाहता है। तो ये जो हमारा मोबाइल है इसने सब कुछ बदल दिया है और सोशल मीडिया के उभार की सबसे बड़ी वजह है ये मोबाइल बना है। हमारे देश में 60 करोड़ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं और करीब 70 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं। और दुनिया के और देश में लोग भले ही कम वक्त बिताते हों मोबाइल पे, मगर हमारे देश के लोग इस वक्त एवरेज जिनके पास स्मार्टफोन है वो 5 घंटे बिता रहे हैं। हर स्मार्टफोन यूज़र 5 घंटे बिता रहा है। तो उससे समझ में आ रहा है कि कितनी तेज़ी से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। और उस स्मार्टफोन के चलते हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास पहले आदमी व्यक्त करने से अपने आप को डरता था, अभिव्यक्त करना। हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड के हैं, तो अपने आप को व्यक्त करना हर किसी को नहीं आता, मगर हम कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों को आता था, हम पत्रकारों को आता था। मगर जब से मोबाइल फ़ोन सबके पास आया है, हर आदमी जर्नलिस्ट बन गया है। और जर्नलिस्ट ही नहीं, वो प्रेस फोटोग्राफर भी बन गया है, क्योंकि उसके फ़ोन में एक कैमरा भी होता है। पिछले 2 साल पहले जब यहाँ रवीश कुमार आए थे तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को कैमरे का लोकतंत्रीकरण कहा था कि कैमरे सबके पास आ गए हैं तो एक लोकतंत्र विकसित भी हुआ है। तो पहले दिक्कत ये होती थी कि हम क्या बोलने तो मन में बहुत कुछ होता था, लोग बोलते थे, फिर सोचते थे इसको अभिव्यक्त कहाँ करें, इसको डालें कहाँ। तब आपने देखा होगा कि इंदौर तो अखबारों का शहर है, तब हम लोग संपादक के नाम पत्र लिखते थे और एक पत्र हमारा छप जाता था तो हम अपने आप को धन्य मानते थे कि अरे वाह, आज हमारा संपादक के नाम चिट्ठी छपी है। मगर अब वो चिट्ठी से बढ़ के हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं। हम फेसबुक से जुड़ गए हैं, हम ट्विटर से जुड़ गए हैं, हम इंस्टाग्राम से जुड़ गए हैं, हम यूट्यूब से जुड़ गए हैं। तो हर आदमी अपने आप को बस एक फ़ोटो खींचता है, 4 लाइनें लिखता है और अपने आप को अव्यक्त कर देता है। तो वो हम सब पत्रकारों या कम्युनिकेशन की अपने आप को अव्यक्त करने वालों की श्रेणी में शामिल हो जाता है कि वो आखिर वो भी पत्रकार हैं। और दरअसल हुआ यही है कि जो मोबाइल फ़ोन आया है उसने हम सबका सोचने विचारने का तरीका बदल दिया है। और ये है कि कल तक जो घटनाएं दबी रहती थी, छिपी रहती थी, अब वो मोबाइल के चलते सामने आने लगी हैं। अब कोई भी घटना छिप नहीं सकती। जैसे कि कैमरे जिस तरीके से आ गए हैं, कैमरों ने सब कुछ बदल दिया है। आज आपके इंदौर का सुबह का जो हादसा था
वो सुबह तक हादसा लग रहा था, मगर शाम होते होते वो साजिश में तब्दील हो गया, क्योंकि वहाँ कैमरे लगे हुए थे। कैमरों से पता लगा कि वो हादसा नहीं था, एक व्यक्ति उन गाड़ियों में आग लगा के गया था। तो ये कैमरे की ताकत है। वो कैमरे आजकल सब जगह हो गए हैं। तो पहले बहुत सारी मारपीट की घटनाएं, बहुत सारी अंदर की घटनाएं जिनके बारे में हम सिर्फ पढ़ते थे, सुनते थे, मगर अब वो सब चीज़ें हम लोगों के पास सामने आने लगी। हम लोग उसको देखने लगे हैं, हम लोग उस पर कमेंट करने लगे हैं, और हम लोग उसको एक खास तरीके से उसको आगे बढ़ाने लगे हैं। और चूँकि हमारा जो हम सब लोगों का, हमारा बहुत बड़ा देश है, और हम सब लोगों की स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं हुई है। हम सब ज्ञान के भूखे लोग हैं। तो हमारे पास जो कुछ भी आ रहा है उस मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप से या तमाम चीज़ों से, हम उस जानकारी को ही सत्य या सच्चाई मानने की भूल कर बैठते हैं, और यही हम बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। हमारे पास जो कुछ भी आ रहा है कहीं ना कहीं से लोडेड आ रहा है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो तमाम चीज़ों को हमारे मोबाइल तक पहुंचा रही है, अपने एक खास विचारधारा के दम पे, अपने एक खास एंगल के तरीके से। और हम ज्ञान के भूखे, ज्ञान के प्यासे लोग उस जानकारी, उस गलत जानकारी, उस अधूरी जानकारी को ही सच्चाई मान के बोलने लगते हैं, अरे मोबाइल पे आया, व्हाट्सएप पे आया। जो पहले ताकत अखबारों की हुआ करती थी कि अखबारों में छप गया है, और हम लोग हर चीज़ को मानते थे कि अखबारों में छपा है मतलब वो चीज़ प्रामाणिक होगी, मगर प्रामाणिकता इस समय नहीं है। इसलिए आप तमाम लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि जो आपके पास आ रहा है उसको सच तो बिल्कुल ही ना माने, क्योंकि सच के कई पहलू होते हैं। वो एक खास तरीके का सच है, वो जानकारी है। जानकारी को सच्चाई मानने की भूल कभी ना करें, क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा, इतना कूड़ा कचरा, जिसको रवीश कुमार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा हम लोगों को जो ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान के नाम पे जो जानकारियाँ परोसी जा रही हैं, उन जानकारियों में हम लोग अपने आप को भरमाए रहते हैं। और सोशल मीडिया के साथ साथ हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होगी कि वो जो सोशल मीडिया है वो हमको लगातार पढ़ता भी है, क्योंकि उसकी एक खास किस्म की एल्गोरिथम होती है। वो हमको पढ़ता है, परखता है, हमको कैसे लोग चाहिए। तो हम लोग धीरे धीरे अपनी एक छवि या एक इको चैम्बर में कैद हो जाते हैं। उसको मालूम है कि मुझे क्या पसंद है, वो हमको उसी ग्रुप से जोड़ता जाता है। हम फेसबुक में जो चीज़ क्लिक करते हैं वो उसके एल्गोरिथम के दम पे हमको वही चीज़ बार बार मिलती जाती है। हम उसी को सच मानते जाते हैं और मानते हैं कि दुनिया हमारी जैसी ही चल रही है। कहने को वो सोशल है, मगर वो बहुत अनसोशल काम है, क्योंकि हम जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं उस डेमोक्रेसी में बहुत सारी विचारधाराओं का काम होता है, और उस विचारधारा में सारी विचारधाराओं का समाहित होना बहुत ज़रूरी है। मगर सोशल मीडिया के चलते हम तमाम लोग एक खास विचारधारा, एक खास विचार और एक खास चीज़ के दरमियान उलझते जाते हैं और मानते हैं कि बस यही सब कुछ ठीक है और यही सब कुछ चल रहा है। मगर ये जो सोशल मीडिया है ये किस तरीके से पत्रकारिता को भी प्रभावित कर रहा है। जैसे आपने अभी पिछले कुछ दिनों देखा होगा कि हमारे एक बड़े सीनियर पत्रकार ने एक दौड़ते हुए लड़के का वीडियो बनाया। पता लगा कि वो लड़का दौड़ता चला जा रहा था, उनको लगा कि ये लड़का दौड़ रहा है, इसको अपनी गाड़ी में बैठा लूँ। मगर बाद में पता लगा कि वो लड़का दरअसल दौड़ नहीं रहा था, सेना में भर्ती होने की प्रैक्टिस कर रहा था और अपने काम पे जाने के लिए रोज़ यूं ही जाता था। तो उनके लिहाज से एक बड़ी खबर थी, उन्होंने उस चीज़ को सोशल मीडिया पे डाला और थोड़ी देर बाद ही वो ऐसी सनसनी बन गया कि अगले दिन सारे टीवी चैनल्स के लोगों को उसको अपने स्टूडियो में बुला के उससे बात करनी पड़ी। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में डेवलप हो गया है हम सब पत्रकारों के लिए। और कुछ और कहानियां हैं जो मुझे हमेशा याद आती हैं, मैं सोशल मीडिया और इस कैमरे की ताकत के रूप में जिसको याद करता हूं, कि हमारे भोपाल में कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले एक घटना हुई थी कि एक परिवार एक पेट्रोल पंप पे गया और उस परिवार में एक जो लड़की थी उसको वॉशरूम जाना पड़ा। तो जैसे ही वो नीचे झुकी तो उसको लगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ कैमरा लगा हुआ है। उस कम उम्र की लड़की ने अपना मोबाइल निकाला, उसको रिकॉर्ड किया और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। और आप यकीन मानिए कि अगले 2 दिन के अंदर वो पेट्रोल पंप सीज हो गया, क्योंकि वो एक कैमरा लगाया गया था उस वॉशरूम में। एक घटना मुझे और याद आती है कि लोग कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को व्यक्त करने लगे हैं कि शिवराज सिंह का गांव है जैत, वहाँ पे स्कूल देरी से खुल रहा था। ये आदमी ने जैसे हम पत्रकार लोग करते हैं, उसने एक शुरू कर दिया कि एक गांव का स्कूल है, स्कूल में 10 बज गए हैं मगर मास्टर नहीं आए हैं और कितनी बुरी बात है, और शिवराज सिंह जी के गांव का स्कूल है, जब यहीं मास्टर नहीं आ रहे तो बाहर क्या हो रहा होगा। तो एक वो सोशल मीडिया का उसने वीडियो डाला, कहीं से सर्कुलेट होते होते हमारे पास तक आया और फिर वो एकदम वायरल हुआ और कुछ दिनों में ही वहाँ के सारे टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया और फिर एक नया स्टाफ आया।
तो ये सोशल मीडिया की ताकत है कि वो कैसे लोगों को, आम आदमी को भी पत्रकार बना रहा है, पत्रकार बनाना सिखा रहा है और उन सारी खबरों को सामने ला रहा है जो हम बड़े शहरों में बैठे पत्रकार उन छोटे छोटे गाँव में नहीं जाते या जाना नहीं चाहते, मगर वो सारी खबरों का फ्लो वहाँ से आ रहा है और हम लोगों को उन खबरों को हम लोग दिखा रहे हैं। तो अब हो ये गया है कि कोई भी खबर छुप नहीं सकती, कोई भी खबर दब नहीं सकती, कोई भी खबर रुक नहीं सकती। यदि खबर है तो वो फोड़ के सामने आती है, भले ही 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, क्योंकि उसकी वजह वही है सोशल मीडिया और उसका एक बहुत बड़ा टूल आपका हमारा मोबाइल। मगर इस तमाम चीज़ों के चलते जो हमारी चूँकि मैंने तीनों मीडियम में काम किया है, मैंने प्रिंट में काम किया है, टीवी में काम कर रहा हूँ और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, ट्विटर, फेसबुक, इन तमाम चीज़ों के चलते। तो अब देख रहा हूँ कि कैसे हम लोग उस सोशल मीडिया के जो ट्रेंड है उसको लगातार फॉलो करना पड़ रहा है। एक वीडियो आता है फैल जाता है और हम लोग को बिना उसकी सत्यता साबित किए, सत्यता जाने हुए उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी मैं खरगोन गया था, खरगोन में यहाँ जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, अचानक मेरे पास एक फ़ोन आता है ऑफिस से कि यार वो वहाँ एक परिवार है, वहाँ एक महिला भी करीब 5 दिन से गायब है, जरा पता करो। उसके परिवार के लोग लाइव बैठे हैं। बस एक इतनी इन्फॉर्मेशन होती है और हम लोग फिर तुरंत रश करके उस महिला के घर जाते हैं और उस महिला की स्टोरी को वैसे ही दिखाते हैं जैसे और सांप्रदायिक हिंसा की हम लोग कहानी दिखा रहे थे, इस आशंका के साथ कि हो ना हो इस सांप्रदायिक हिंसा में ये महिला भी कहीं इस हिंसा की शिकार तो ना हो गई हो। और हम लोग उस तरीके से खबर दिखाते हैं, उसके परिवार के लोगों की बात करते हैं, उसके बच्चों से बात करते हैं। मगर चूँकि ये सब इतना हड़बड़ी में हुआ, क्योंकि एक बगल का चैनल चला रहा है, दूसरा चैनल चला रहा है, तो हम भी एकदम जाके रश करके वो खबर चलाने लगते हैं। मगर शाम तक पता लगता है कि वो एक पारिवारिक मामले के चलते वो महिला कहीं और चली गई है, वो उसका पारिवारिक मामला है, किसी सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। तो ये गलतियाँ हम लोग इस सोशल मीडिया के चलते जो खबरें आती हैं और उन खबरों में हम लोग जो उलझ जाते हैं बिना प्रामाणिकता की जांच किए, तो ये गड़बड़ियाँ हमेशा बनी रहती हैं। जैसे अभी पिछले दिनों बुरहानपुर की एक खबर आई थी कि बुरहानपुर में एक व्यक्ति ने भगवान की मूर्ति तोड़ दी और फिर लोगों ने उस पर फिर, चूँकि हम लोग अपने इतने बट गए हैं सोशल मीडिया के चलते, जो सब कुछ अनलोडेड आ रहा है, तो इतने बढ़ गए हैं कि लोगों ने कहा कि यदि यही व्यक्ति, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कि यही व्यक्ति यदि कोई मुस्लिम होता तो अब तक क्या हो चुका होता। लोगों ने इस चीज़ पर सवाल उठाए कि एक व्यक्ति ने बुरहानपुर में एक मूर्ति तोड़ी, पुलिस ने पकड़ लिया और वगैरह वगैरह। बाद में पता लगा कि वो आदमी सिरफिरा है, पागल है, उसकी पत्नी, उसके परिवार उसको छोड़ के जा चुके हैं और वो इसका गुनहगार भगवान को मानता है, तो अक्सर ऐसी मूर्तियाँ तोड़ा करता है वो उसका। मगर लोग उसको सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि हम अपने हिस्से का सच अपने मीडियम में देखना चाहते हैं। तो एक बड़ी दुख की बात है जो हम लोग इतने लंबे समय से, सामने प्रकाश हिंदुस्तानी जी बैठे हैं और सब वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, तो हम लोग पहले निष्पक्ष खबरें दिया करते थे और कोशिश करते हैं हम लोग ये निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता में एक बात भी है कि हम चूँकि पत्रकार निष्पक्ष तो नहीं, पर हमारा एक पक्ष होता है कमज़ोर और गरीब के साथ खड़े होने का। मगर पिछले इतने जो सोशल मीडिया का जो प्रादुर्भाव हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो इस बात का बड़ा दुख होता है कि आदमी अपने हिस्से की खबर देखना चाहता है, अपनी आँख की खबर देखना चाहता है। वो इससे बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता कि हम पत्रकार हैं, हम क्या खबर दिखा रहे हैं। हम पत्रकार हैं, हमारे पास एक प्रामाणिक अखबार है, बैनर है, हम उसकी तथ्यों की जांच करके खबर दिखा रहे हैं। मगर वो हम पे कम विश्वास करेगा, वो उसको जो यहाँ वहाँ से जो लोडेड वीडियो आधे अधूरे से आ जाते हैं उन पे ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि उसकी वजह वो है कि वो अपने हिस्से का सच अपने मीडियम में देखना चाहता है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने अब अखबार पढ़ना कम कर दिए हैं, लोगों ने अब टीवी देखना कम कर दिया है। मगर हाँ, मैं ये कहूँगा कि लोगों ने खबरों से दूर होना दूर नहीं किया है। लोगों को खबरें तो चाहिए, मगर वो खबरें लोगों को अपने अखबार में नहीं चाहिए, अपने टेलीविज़न चैनल पर नहीं चाहिए, उसको वो सारी खबरें अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए। वही व्हाट्सएप ग्रुप जो उस जैसा सोच विचार के लोगों का उसने एक बनाया हुआ है, और वहाँ जो आ रहा है उसको वो सच मान रहा है, बिना ये सोचे समझे कि उसको कुछ और दूसरी खबरें भी जाननी चाहिए, या वो जो अखबार से जो खबर आ रही है या जो टीवी चैनल से खबर आ रही है उसमें जो सच्चाई का पुट ज़्यादा होता है उसको प्रामाणिक माने, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये पिछले कुछ दिनों में बड़ा बदलाव आया है।
जो हम लोगों को सोचने पर विवश करता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इस सोशल मीडिया ने एक और बड़ा बदलाव किया है कि सोशल मीडिया ने टीवी चैनल की भूमिका खत्म कर दी है, टीवी अखबार मालिक की भूमिका खत्म कर दी है और एक चैनल मालिक की भूमिका खत्म कर दी है। अनेक लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात यूट्यूब के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा लगातार कह रहे हैं, और हैरानी इस बात की है कि उन तमाम लोगों के जो बड़े लोग जो लोग इसने पिछले कुछ सालों में पॉपुलर हुए हैं, उनकी जो व्यूअरशिप है वो अच्छे खासे टीवी चैनल की व्यूअरशिप से ज़्यादा है यूट्यूब पर। और ये सारे वो लोग हैं जिनको उनके संस्थानों से निकाला जा चुका है। आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अजीत अंजुम हैं, अभिषाद शर्मा हैं, ध्रुव राठी हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अपने वीडियो डालते हैं और उनके वीडियो कुछ समय में ही कई लाखों लोग देख लेते हैं, और जबकि उसी यूट्यूब पे चलने वाले उन टीवी चैनल्स को लोग कम देखते हैं। तो अब देखिए, माने आमतौर पे पहले आदमी, हम जो पत्रकार लोग हैं, संस्थान से अलग होते थे तो खत्म हो जाते थे, यानी फिर हम लोग अपनी बात कहाँ करें, किससे कहें, तो हम लोग के पास कोई मंच नहीं होता था। मगर अब हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा मंच है जो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अपनी बातें कहते रहते हैं, और ये एक नई विधा विकसित हुई है जिसके चलते हम एक जर्नलिज्म को लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं। राजा शर्मा बैठे हैं जो अपने तरीके से एक हॉटलाइन चलाते हैं और बहुत पॉपुलर है, क्योंकि अपनी बात कहने के बहुत सारे तरीके हैं और आपकी बात में सच्चाई है, आपकी बात में दम है, तो उसको लोग पसंद करेंगे, देखेंगे और जोड़ेंगे। लोग अखबार पढ़ना कम नहीं, मैंने अखबार पढ़ना कम कर दिया है, लोगों ने टीवी चैनल देखना बंद किया, मगर उन्होंने अपना वक्त उस मोबाइल पे बिताना शुरू कर दिया है। लोग पढ़ तो रहे हैं मगर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, स्क्रीन रीडिंग बढ़ गई है, स्क्रीन रीडिंग का टाइम बढ़ गया है। हमने जैसे कुछ कोरोना के वक्त पे बहुत जगह पे अखबार जाने बंद हो गए थे, तो यह एक बिल्डिंग थी जहाँ पे कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे सब जगह अखबार आते, कुछ फ्लैट्स को छोड़ के। तो उन्होंने कहा उस फ्लैट्स में अखबार क्यों नहीं जाते, क्या उन फ्लैट्स में लोग अखबार पढ़ना नहीं चाहते, या उन फ्लैट्स के लोगों को समाचार का ज्ञान नहीं है, उनको समाचार की भूख नहीं है। बाद में पता लगा कि उन फ्लैट्स में रहने वाले लोग इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे, और वो सारे लोग अपना जो न्यूज़पेपर थे ऑनलाइन पढ़ते थे, कंप्यूटर पर पढ़ते थे, मोबाइल पर पढ़ते थे। तो ये बदलाव है, और इस बदलाव से हम सब लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं लंबे वक्त से 90 में मैंने जर्नलिज्म कर लिया था, तो 3 दशकों से इस प्रोफेशन में हूँ, और मैंने दिल्ली में बहुत वो वाला दौर भी देखा है कि जब डीडी मेट्रो पे जो प्राइवेट लोगों को न्यूज़ समाचार चैनल जब शुरू हुए थे डीडी मेट्रो पे, आज तक, न्यूज़ लाइन, और हम दिल्ली पटगांवकर साहब की कंपनी में काम करते थे, हमारा भी एक प्रोग्राम आता था द फर्स्ट एडिशन। तो वो यूं ही नहीं आ जाता था, उसके लिए पीआईबी के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते थे, हम लोग अपना टेप और स्क्रिप्ट लेके उनके पास जाते थे, वो लोग एक एक स्क्रिप्ट चेक करते थे, एक एक शब्द पे नुक्ता काटते थे और उनको डिलीट करते थे, और फिर उन सबको देखने के बाद एक सर्टिफिकेट देते थे हम लोगों को कि अब आप इस कैसेट को इस सर्टिफिकेट के साथ जाइए, और फिर वो डीडी मेट्रो पे प्रोग्राम चलते थे। मंडी हाउस की बिल्डिंग में लगातार फैक्स आते रहते थे आज तक और एडीटीवी के दफ्तर से स्क्रिप्ट्स के, और वो तमाम जो ऑफिसर्स होते थे एक एक चीज़ की काटा चीटी करते थे कि ये पीटीसी काट दो, इसमें गलत बात कही है, ये शब्द सरकार के खिलाफ जा रहा है, वो शब्द सरकार के खिलाफ जा रहा है। तो हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, और उसके बाद फिर प्राइवेट चैनल्स आए जब इतना सब कुछ हुआ, और अब ये यूट्यूब और इन तमाम दौर आ गया कि जब हम लोग कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे किसी भी विचारधारा की बात कर रहे हों, चाहे किसी भी धर्म की बात कर रहे हों, खुल्लम खुल्ला सब कुछ कह रहे हैं और खुल्लम खुल्ला सब कुछ सुन रहे हैं। इसके अच्छे पहलू भी हैं और बुरे पहलू भी हैं, मगर निश्चित ही इन तमाम बदलाव के चलते जो हमारा परंपरागत मीडिया है, जिसमें बहुत सारे हम पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोगों को बहुत कुछ अपने आप को बदलना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों के सामने अब चुनौती हो गई है कि हम टीवी चैनल वाले, हम अखबार वाले ऐसा अपने पाठकों को क्या परोसें जिससे कि वो पहले हम लोगों का दुश्मन हुआ करता था टीवी चैनल वालों को, हम लोग कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो रिमोट चैनल है, कि वो रिमोट किसी एक चैनल को देर तक देखने ही नहीं देता, तो वो रिमोट चैनल दुश्मन हुआ करता था। मगर अब सबसे बड़ा दुश्मन वो व्हाट्सअप और मोबाइल हो गया है कि लोग टीवी चैनल तक आते ही नहीं हैं या अखबार तक आते ही नहीं है, सब पूरी ज्ञान की भूख या जानकारियों की भूख उसमें ख़त्म करते जाते हैं। तो ये परंपरागत मीडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि हम लोग अब क्या दिखाएं, कैसे दिखाएं, कैसी स्टोरी की अपनी स्टोरीज़ में क्या बदलाव करें। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो हमारे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम है बहुत इंटरेक्टिव हो गए हैं,
क्योंकि लोग सोशल मीडिया से इसलिए भी जुड़े हैं ना कि उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। वहाँ से आप कुछ लिखते हो, उस पर रिस्पॉन्स आता है, फिर आप उस पर रिएक्ट करते हो, आप देखते हो कि आपकी चीज़ को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, कितने कमेंट आए, आप उनको पढ़ते हो, तो लगातार आपको एंगेज रखता है। ये आपको एक किक देता है, तो आपको ना उस मोबाइल से दूर होने देता है, ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दूर होने देता है, तो आप उस पूरे वक्त उसमें इन्वॉल्व रहते हो। तो इसको दूर करने के लिए हमारे टीवी चैनल्स के में कुछ प्रोग्राम शुरू हुए थे। आपने देखा होगा कि हम लोग आपकी फ़ोटो बुलाते थे, आपकी कमेंट बुलाते थे, आपकी घंटियां बजवाते थे, ये मिस कॉल करिए, ये करिए, वो करिए, जिससे कि किसी तरह आप हमसे किसी तरह तो जुड़ें। मगर फिर भी इस सोशल मीडिया का जो आपका मोबाइल है, इससे जनता को दूर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हर वक्त आप हर कहीं उसको देख सकते हैं। उसके लिए आपको टीवी के सामने नहीं जाना पड़ता, उसके लिए आपको कहीं खास उपक्रम नहीं करना पड़ता, आप हर वक्त उसको देखते रहते हैं और आप हर चीज़ उपलब्ध है। तो एक बड़ी ताकत हो गया है सोशल मीडिया। तो बड़ी बात वही है कि हम लोग कैसे अपने आप को बदलें, कैसे अपने समाचारों में बदलाव लाएं। मगर अच्छी बात यह है कि हम लोग कोई चीज़ छुप नहीं सकती, कोई चीज़ बच नहीं सकती। हम तमाम लोगों के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके कॉलम भी रिटायर हो गए हैं, तो दूर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ श्रवण गर्ग जी का कॉलम हम लोग दूर बैठे ही पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, भले ही वो किसी अखबार में काम नहीं कर रहे हों, क्योंकि ये सोशल मीडिया की ताकत है। मगर बड़ी बात वो है कि जो आधा अधूरा ज्ञान आ रहा है, उससे हम सब लोग जिस तरीके से संक्रमित हो रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया, एक कहावत है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। आपको यदि कोई फ्री में लंच करवा रहा है तो कोई फ्री कुछ नहीं है। आपको जो फेसबुक पे वो आपको जोड़े हुए हैं, आपको ट्विटर पे जोड़े हुए, तो फ्री कुछ नहीं है। उसके बहाने वो आपकी पूरी व्यक्तिगत निजता अपने पास रख रहा है, आपका पूरा डाटा रख रहा है, और धीरे धीरे वो उसको किसी सही जगह पे बेच रहा है। जैसे फेसबुक एक बहुत अरबपति आदमी की है। ट्विटर अभी 44 अरब डॉलर में दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने खरीद लिया। तो आखिर क्या है इन चीज़ों में जिसके लिए सब दीवाने हैं और बड़े बड़े लोग इनको खरीद रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जनमानस को प्रभावित करते हैं, वो सत्ता बदलते हैं। फेसबुक दुनिया में जहाँ भी रहा है हमेशा सरकारों के साथ रहा है। उसने सरकारें बदली हैं, सरकारों से बहुत पैसा लिया है, सरकारों से बहुत कमाई करवाई है। 27 देशों ने खुलकर आरोप लगाए थे कि फेसबुक ने उनके लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश की थी। और जो कंटेंट आ रहा था तमाम जगहों पे, तो ये सोशल मीडिया के चलते, खासकर फेसबुक के चलते, हम इस बात को लेकर बड़े खुश हैं कि हमारी दुनिया के आस पड़ोस के देशों में बहुत बदलाव हो रहे हैं, बहुत उथल पुथल मची है, श्रीलंका में, म्यांमार में, पाकिस्तान में। मगर हम इंडियंस बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली नेता है। मगर ऐसा है नहीं। ये सोशल मीडिया ने उन देशों में, देखें हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में सोशल मीडिया खासकर फेसबुक ने इतना जहर भरा लोगों में कि वहाँ पे बौद्धों और मुसलमानों के बीच खूब जातीय संघर्ष हुए, खूब बंटवारा हुआ। यही हाल श्रीलंका में हुआ और यही हाल हम हमारे देश में भी देख रहे हैं। इससे कोई आप सब माने मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर हम सब महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से नफरत बोई जा रही है वो हम सब लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये सब बड़े बड़े लोग इन पे क्यों कंट्रोल करके बैठे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े जनमानस को प्रभावित करते हैं, सरकारों को प्रभावित करते हैं, और सरकारों को प्रभावित करके फिर सरकारों से कमाई करते हैं, चाहे वो चुनाव हों। अब ऐसी सरकार है या ऐसे दल हैं जो पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं। उनको सिर्फ वो 5 साल में जो आधे घंटे का उपक्रम होता है, उस उपक्रम के लिए लोगों को तैयार करना है। उस उपक्रम के लिए लोगों को इतना मशीनीकृत करना है कि वो 5 साल में जो आधे घंटे का उपक्रम करने आप उस मतदान केंद्र तक जाते हो, वहाँ आप कुछ मत देखो, सिर्फ वही देखो जो वो दिखाना चाहते हैं। और इसमें सभी दलों के लोग शामिल हैं कि हम जब जाएं तो वहाँ किसी का नाम ना देखें कि हमारा प्रतिनिधि कौन है, हम सांसद को चुन रहे हैं कि विधायक को चुन रहे हैं, हमें देखते ही नहीं है। हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि हम मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, हम प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, जबकि हमारे देश में, हमारे संविधान में ये व्यवस्था तो है ही नहीं। हम तो अपने विधायक चुनते हैं, विधायक हमारा उनमें से बीच में से किसी को मुख्यमंत्री चुनता है, हम सांसद को चुनते हैं, वो उनमें से बीच में से किसी को प्रधानमंत्री को चुनता है। तो सोशल मीडिया के बदलाव सारे पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि कैसे हम जाएं और उस आदमी को मशीनीकृत कर दें कि वो 5 साल में एक बार जब वो उस कमरे में जाता है, उस छोटे से दायरे में, तो कुछ ना देखे, कुछ ना सोचे, बस वही बटन दबाए जो हम उसको दबवाना चाहता हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है और
चीज़ से हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। एक दूसरी बात, सोशल मीडिया जो हम सब लोग उपयोग करने लगे, तो सोशल मीडिया का उपयोग करते करते ये चीज़ ज़रूर जानिए कि जो आपने लिखा है, जो आपने कहा है, जिसके खिलाफ कहा है, जिसके पक्ष में लिखा है, वो चीज़ कभी मिटेगी नहीं, वो चीज़ कभी मिटेगी नहीं। और वो चीज़ उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कानून बन गए हैं। तो कोई भी कभी भी किसी वक्त आपको उस कानून के तहत धर दबोच सकता है, और सबकी किस्मत दिल्ली के तेजिंदर बग्गा जैसी नहीं होगी कि एक राज्य की सरकार पकड़े और दूसरे राज्य की सरकार उसको छुड़ा लाए। आपने कुछ गलत लिखा है तो आप उसको भुगतेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि सोशल मीडिया पे जब भी रिएक्ट करें तो रिएक्ट करने से पहले सारे जानकार लोग कहते हैं कि 2 मिनट सोचें। यहाँ विकास जैन बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के बड़े जानकार हैं, तो 2 मिनट सोचें और फिर उस पर रिएक्ट करें। हम लोग कई बार भावावेश में बहुत कुछ लिख जाते हैं, और लिख जाते हैं तो फिर सरकारें तो बैठी हैं कानून बना बना के, आनंद राय बैठे हैं सामने, तो इन कानूनों के दायरों से आप बच नहीं सकते। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, नई पीढ़ी के लोगों से, पुरानी पीढ़ी के लोगों से, कि जो आ रहा है उसको सच ना माने। वो सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी है, वो गलत जानकारी भी हो सकती है, सही जानकारी भी हो सकती है, आधी अधूरी जानकारी भी हो सकती है, मगर वो ज्ञान तो कतई नहीं है। ज्ञान है सिर्फ किताबों में। और दूसरी बात कि कुछ भी चीज़ बोलने से पहले, लिखने से पहले 5 बार सोचें, क्योंकि वो चीज़ जो आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया है, ट्विटर पे डाल दिया है, फेसबुक पे डाल दिया है, व्हाट्सअप पे डाल दिया है, कई बार आप व्हाट्सअप डिलीट करके खुश हो जाते हैं कि मैंने तो डिलीट कर दिया, मगर नहीं, आपने जिसको भेजा उसने तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लिया, और वो चीज़ लंबे समय तक चलती है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि एक पार्टी ने किसी एक सज्जन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वो जब तक खुश हुए कि हमको जिम्मेदारी मिल गई, तालियां बज रही हैं, बधाइयाँ मिल रही हैं, तब तक दूसरे लोगों ने उनकी जो पुरानी इसी सरकार के खिलाफ जो आलोचना की थी उसके वो सोशल मीडिया, ट्विटर पे डालना शुरू कर दिए, तुरंत इस्तीफा हो जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर मिला, जब तक वो लेने जाते तब तक वो पैदल हो जाते हैं। तो ये बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की। तो उसका उपयोग करते समय उसको, हम पत्रकार लोग तो ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि हम लोग इन तमाम अभिव्यक्ति के खतरों को झेलते रहते हैं, हम लोगों को आदत है, मगर आप जो आम आदमी हैं वो इस चीज़ को नहीं जानता। हम लोग, मैं फिर बताना चाहूँगा कि हम जो पत्रकार हैं, हम लोगों के पास कोई अलग सा कोई कानून की धारा नहीं है जिसके तहत हम लोगों को इम्यूनिटी या प्योरिटी मिली होती कि आप इस कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी के नाम पे जो आप सबको वो अधिकार मिला है, उसी अधिकार के तहत अपनी बात कहते हैं, अपनी बात बोलते हैं और उसका नुकसान झेलते हैं। मगर आप लोग उस सब के खतरे मत रहिए, हम लोग को तो आदत है झेलने की, क्योंकि हम लोग सोच समझ के इस प्रोफेशन में आए हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो सोशल मीडिया समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, पत्रकारिता बची नहीं है, आप और हम बचे नहीं हैं। तो अपना आचार, व्यवहार, विचार सब बदलिए, सतर्क रहिए। जो जितना ल्यूक्रेटिव लगता है, मैं जितना आपको आकर्षित करता है वैसा है नहीं, वो तो आपको उलझाए रखना चलता है, आपका डाटा खरीदना चाहता है और उसको डाटे को कहीं बेचना चाहता है। अब यदि आप इजाज़त दें तो 2 मिनट अपनी किताबों के बारे में बोल लूँ। तो मैंने कहा था कि ज्ञान तो किताबों में होता है। तो मैं पत्रकारिता के साथ साथ, दरअसल हम पत्रकार वो लोग होते हैं जहाँ से सब लोग भाग रहे होते हैं, हम वहाँ खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तो हम पत्रकारों ने बहुत सारी वैसी चीज़ें की होती हैं जो आप लोगों ने देखी नहीं होती हैं, चाहे बाढ़ हो, तूफान हो, बड़े बड़े हादसे हो, दुर्घटनाएं हों। तो हम लोग थोड़ी एक अलग ब्रीड होते हैं समाज से और उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो पर हम लोग जिस प्रोफेशन में काम करते हैं उसमें वो सब चीज़ दिखा नहीं पाते। खासकर हम टेलीविज़न वाले, हम भागते तो बहुत हैं, लंबे समय तो उस घटना वाली जगह पर रहते हैं, मगर कुछ दिखा नहीं पाते क्योंकि हमारे पास एक समय की सीमा होती है, 1.5 मिनट 2 मिनट। तो फिर मैंने पिछले कुछ दिनों में ये किया कि उसको लिखना सीखा और एक ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पे लगातार अपनी सारी जितने कवरेज थे जो बड़े उल्लेखनीय थे, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे हादसे हों, चाहे घटनाएं हों, दुर्घटनाएं हों, कुछ अच्छी बातें हों, तो उन सबको मैंने लिखा। और उन पे 2 किताबें हैं मेरी, ऑफ द स्क्रीन और ऑफ द कैमरा। और इन सब में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसा महसूस करेंगे कि जैसा आपने मेरे साथ उन जगहों का दौरा किया है, आप मेरे साथ रिपोर्टिंग में शामिल हो, मैं आपको अपने साथ उस रिपोर्टिंग वाली जगह पे ले जाता हूँ। तो वो, और एक मेरी किताब और है जो मैं आप सबसे कोशिश करूँगा कि वो आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक सत्ता परिवर्तन या पलट हुआ है। तो सत्ता परिवर्तन एक ही दिन में नहीं हो जाता, उसमें मैंने 16 दिन की कहानी लिखी है, वो 17 दिन के नाम से, कि कैसे कहाँ क्या क्या होता रहा। क्योंकि आपने अखबार में तो सिर्फ एक छोटी सी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम पढ़ी, मगर हम पत्रकार लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जो उस वक्त नहीं बता पाते, मगर बाद में
उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता रहा। और कोई भी चीज़ यदि कुछ हुई है तो ऐसे अचानक नहीं हो जाती, उसके लिए बाकायदा योजना बनती है, उस योजना में बहुत लोग शामिल होते हैं और फिर उस चीज़ को अंजाम देते हैं, फिर वो घटना, दुर्घटना, बदलाव सब कुछ होता है। तो मेरी 3 किताबें हैं जो बाहर मौजूद हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग उनको ज़रूर पढ़ेंगे। और आप, क्योंकि हम पत्रकार लोग हैं, हम लोगों के पास किस्से होते हैं और किस्से वो भी सच्चे होते हैं, और इन सच्चे किस्से ही आगे जाके इतिहास बनते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बोल लिया, और एक बार फिर मैं कहूँगा कि मैं इंदौर की प्रबुद्ध जनता को बहुत प्रणाम करूँगा कि आप सब लोगों ने मुझे बहुत गंभीरता से, बहुत धैर्यपूर्वक सुना, और आयोजकों का धन्यवाद कि मुझे उन्हें यहाँ आके बोलने का मौका दिया। शुक्रिया आप सबको। अपने समय की सच्चाई और यथार्थ को बहुत सहज और प्रभावी तरीके से आपने प्रस्तुत किया, और साथ ही हमें और श्रोताओं को सजग और सतर्क रहने के प्रेरित भी किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और बहुत सम्मान के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए न्यायमूर्ति माननीय श्रीवास्तव साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आएँ और कृपया अध्यक्षीय उद्बोधन दें। संस्था के अध्यक्ष श्री गुप्ता जी, मंच पर विराजित श्री ब्रजेश राजपूत जी, श्री गुप्ता जी, श्री महादेव मनोहर देव जी, और इस गौरवशाली संस्था के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला। अभ्यास मंडल के बारे में मैंने अभी तक तो मैं परिचित नहीं था, अब जाना तो बहुत अच्छा लगा। वाकई में ये एक ऐसा मंच है कि जिसके द्वारा समाज सुधार की दिशा में बहुत कुछ कार्य हुआ है और बहुत कुछ कार्य हो सकता है। इन्हीं संभावनाओं की बात करें तो मैं तो जिस फील्ड से हूँ उस फील्ड की थोड़ी सी बात कहूँगा आपसे। रोज़ कोई ना कोई सनसनीखेज खबर पेपर में आपको मिलती है। अभी कल की खबर थी, किसी झारखंड के किसी आईएएस के पास 17 करोड़ कैश मिला। हमारे यहाँ का एंटी करप्शन लॉ है, जो भी लॉ है या जो इस संबंध में जो भी लॉ है, उसका प्रोसीजर ये है कि इसके बाद वो अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा, उसको नोटिस मिलेगा, उसको मौका मिलेगा कि भाई वो अकाउंट फॉर करे इस सब के लिए, और तब तक उसको सस्पेंशन अलाउंस मिलेगा और 10-20 साल लगेंगे इस सब में। फिर कोर्ट में चालान पेश होगा, चालान पेश होने के बाद फिर अपील, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट होने के बाद उसकी पेंशन हो जाएगी। उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय इतना करने के कि आप उसे सस्पेंड कर दो और कुछ नहीं कर पाओ। इस सब का इलाज क्या है? रोज़ यही हो रहा है। कभी कोई जागरूक नागरिक किसी को ट्रैप करा देता है, वो अधिकारी पकड़ के लड़ते लड़ते मुकदमा उसको 17 साल हो चुके थे और वो रोता था खड़ा होकर, साहब मुझे आज कल सजा दे दो, कम से कम मैं छुट्टी तो पाऊँ इससे। और मैं कहूँ कि मेरी मजबूरी, बिना एविडेंस लिए मैं तुम्हें सजा कैसे दे दूँ? कुछ नहीं कर सकता। आज चिंतन इस बात का करना है हमें कि ये इस संबंध में जो भी कानून है उसको बदला जाए। सीधी सी बात ये है कि इतनी बड़ी अमाउंट का पैसा पाने के बाद आपका टर्मिनेशन इमीडिएट, टर्मिनेशन विथ कंडीशन ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन क्यों? जब तुम बरी हो जाओगे तो आ जाना। भाई हम आज तो आपको सस्पेंशन अलाउंस दे रहे हैं, बहुत जो सस्पेंशन अलाउंस भी बढ़ता जाता है धीरे धीरे रूल्स के हिसाब से। 3 महीने में चार्ज नहीं लगा तो सस्पेंशन अलाउंस बढ़ जाएगा, इतने दिन में आपकी डी पूरी नहीं हुई तो बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। तो इस सब में अल्टीमेटली कमोबेश वो थोड़ा बहुत घाटे में रहता और कुछ नहीं होता। तो अब इस पर विचार किया जाए बैठ के इस संस्था में, चूँकि जैसा अभी तक मैंने सुना उसके हिसाब से विचार तो करो। आप कहो तो इस लॉ को बदलो कि भाई इमीडिएटली बर्खास्त, घर जाओ और फिर अपने को निर्दोष साबित हो जाओ, दबा जाना। ये लॉ भी बदला जाए कि जल्दी जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो आदमी, सरकार सक्षम है लॉ बदलाने। ये कानून पुराने बने हुए हैं, आज सरकार ने इतने सारे कानून साफ कर दिए, तो इन कानूनों पर तो विचार किया जाए कि भाई इसका हम कैसे क्या करेंगे, करप्शन कैसे ख़त्म होगा।
दूसरा, एक टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए हर फाइल के डिस्पोजल की। डिपार्टमेंट में, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, सबसे गरीब एजुकेशन डिपार्टमेंट का टीचर होता है। टीचर, प्रोफेसर, इस लाइन के जितने भी लोग हैं, अकाउंट सेक्शन में जिस दिन, नियम क्या है, नियम ये है कि जब आप रिटायर हो गए उस समय, उस दिन आपको आपका पीपीओ ऑर्डर मिल जाना चाहिए और सारे क्लेम्स के पैसे मिल जाने चाहिए। 3 या 6 महीने पहले से जीपीएफ का कटौती बंद हो जाता है, वो सब मिल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप खाली हाथ रिटायर हो जाते हो, फिर आपके चक्कर ऑफिस के शुरू। वही कर्मचारी जो कल तक आपका सम्मान करते थे, फिर वो बैठता है कुर्सी पर, फिर कहीं से संदेश आता है, इसको 10,000 चाहिए, इसको 20,000 चाहिए, इसको 30,000 चाहिए, तब आपकी पेंशन बनेगी। भाई क्यों? डिपार्टमेंट क्या इसकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकता? क्या हम नागरिक लोग इस बात की आवाज़ नहीं उठा सकते कि आप सब डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करो, पता लगाओ किस डिपार्टमेंट में किसकी पेंशन नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्यों कागज अधूरे हैं? तो ये करप्शन दूर कैसे होगा? हर आदमी कुर्सी पे अपॉइंटमेंट लेके बैठ गया आके कि साहब हम तो कुर्सी पे बैठ गए, अब हमारी 30 साल की नौकरी हो गई, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। नियम कानून तो सबको आते हैं, हमको भी आते हैं, हम कैसे कैसे फाइल में डिले कर सकते हैं? तो ये जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए कि यह काम आपने क्यों नहीं किया। अभी भी मेरे को एक टीचर की जानकारी मिली, तो उसकी रिटायरमेंट के बाद उससे 30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं इस बात के कि तुम्हारी लीव अकाउंट हम सही कर दें। एक टीचर को मिलते ही क्या है? तो हम सब प्रबुद्ध नागरिक अपनी कमेटी बना के, आप कम से कम स्कूल दौरा कर लो, पूछ लो जाके साहब क्या काम अधूरा है यहाँ। भाई आप तो एक फोरम हो। पिछली बार एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उसमें एक सोसाइटी है यहाँ, एनवायरमेंटल डे के, प्रोटेक्शन डे के दिन मैं उनसे बोल रहा था, बात कर रहा था, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा आप रोज़ अखबार में पढ़ते हो कि यहाँ इतने लाख पौधे सूख गए, या इतने लाख गड्ढे खोद दिए गए, उसमें पौधे ही नहीं रखे गए, या पौधे लगाए गए तो उनकी सिंचाई नहीं हुई, ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है। तो उस संस्था के अधिकारियों से मैंने आग्रह किया, मैंने कहा आप चक्कर काटो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जाके पूछो कि भाई बरसात आ गई, आपने इतने पौधे लगाए हैं, हम इंस्पेक्शन करने आए हैं, हम देखेंगे, दिखाओ कितने पौधे लगे, कहाँ गए। तो ये सब सोचना पड़ेगा। ये सब वो लीकेजेस हैं जो हमारी पूंजी को समाप्त कर रहे हैं। पूंजी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की करोड़ों की खरीद होती है और वो डिस्ट्रॉय ऐसे ही हो जाती है। गिने चुने जो ये अपने फार्म हाउस वाले हैं या जो नर्सरीज वाले हैं, इनके पास सब चले जाते हैं, उनने पौधा दे दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। पुलिस डिपार्टमेंट, चौधरी साहब बैठे हैं, अभी चौधरी साहब जवाब नहीं दे पाए। किसी ने पूछा था, पुलिस डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट बढ़ाई ही नहीं गई। किसी ज़माने में एक थाने में 30 आदमी हुआ करते थे, उस थाने के आदमी आज तक 100 नहीं हो पाए। आबादी बढ़ गई, बहुत बड़ा होता जा रहा है, प्रॉपर आबादी, कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं, वो कंप्लेंट कैसे सॉल्व होंगी? एक आदमी कितना काम करेगा? आप में कोई रिश्तेदार पुलिस में होंगे या आप तो पुलिस में रहे ही हैं और भी हैं, आप देखो इन लोगों को सोने को टाइम नहीं मिलता, रात दिन ड्यूटी, घर जाने, त्यौहार कैसा होता है, छुट्टी कैसे एंजॉय की जाती है, कुछ नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि भाई कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम कितना काम करें। हर आदमी चाहता मैं थाने आया हूँ, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पुलिस वाला सोचता है मेरे पास इतना काम पड़ा है, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, साहब ये कह रहे हैं, दूसरे साहब ये कह रहे हैं, तीसरे साहब वो कह रहे हैं, चौथे साहब वो कह रहे हैं। तो कम से कम स्ट्रेंथ तो बढ़नी चाहिए प्रॉपर्टी के हिसाब से। कुछ तो आप रूल मेकिंग में आओ इस तरह का कि भाई इतना स्टाफ बढ़ना चाहिए। कैसे होगा? ये मैनेजमेंट करना है तो करिए उसके हिसाब से। दूसरा, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, आप थाने किसी ऑफेंस की रिपोर्ट लिखाने जाओगे, हीनियस ऑफेंस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, पूरी दम लगाना पड़ेगी आपको, तब जाके वो होगी। इसका कारण एक सर्कुलर है, उस थानेदार का इंस्पेक्शन सही होता है जिसके यहाँ ऑफेंसेस कम दर्ज होते हैं। जबकि वर्तमान परिभाषा में जब ऑफेंस का अंबार लगा हुआ है, या ऐसा मानिए कि परमात्मा ने आदमी को 2 तरह की बुद्धि देकर पैदा किया है, एक ईमानदार बुद्धि, एक शैतान बुद्धि। उसमें किसी का बस नहीं है। केवल संस्कार जो होते हैं व्यक्ति के, जो परिवार से मिलते हैं, वो उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं और कोई सही रास्ते पे नहीं ला सकता। आपका स्कूल केवल अक्षर ज्ञान कराता है, जो कोर्स में किताबें हैं उनके बारे में आपको कुछ बताता है, लेकिन बाकी जो संस्कार होते हैं वो आपके घर से ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपके संस्कारों की पाठशाला आपका घर होता है। आप जैसा आचरण करोगे
वैसे ही आपके बच्चे निकलेंगे। आप अपने पिता की सेवा करोगे, आपका बच्चा आपकी सेवा करेगा। आप अपने पिता को अनादर करोगे, वो कल को आपका अनादर करेगा। एक अफसर से मेरी बात हो रही थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बड़े अफसर थे, कहीं था, मैं डिस्ट्रिक्ट जज, वहाँ बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहीं बातचीत में ऐसे ही कह दिया कि साहब मैं तो 16 साल से घर नहीं गया। हमने कहा अरे 16 साल से घर नहीं गए? बोले हाँ। तो हमने कहा क्यों? अरे साहब वो ये काम वो काम दुनिया भर का। अपने माता पिता जिंदा हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा तुम्हारे माता पिता के लिए तुम अजीब नालायक बच्चे साबित हो गए। भले ही तुम सरकारी अधिकारी हो, तुम लायक तुमने अपनी वर्दीनेस प्रूव कर दी, लाल बत्ती लगी है, खूब बड़ा बंगला है, इतने सारे नौकर चाकर लगे हैं, पर तुम्हारे बाप ने तो आजकल देखा ही नहीं कभी कि मेरा बेटा क्या हो गया, किन परिस्थितियों में उन्हें तुम्हें पढ़ाया, कैसे तुम पढ़ लिख के बड़े हुए। उनने दुनिया भर के पटवारी के हाथ जोड़े, इसके हाथ जोड़े, कोई आ जाता था तो हाथ जोड़ के खड़ा होता था आदमी। आज तुम इस स्थिति में अपने पिताजी को लाओ तो यहाँ, कभी दिखाओ तो कि मैं क्या हो गया, आपके आशीर्वाद से भगवान ने मुझे क्या बनाया, मेरी पढ़ाई का क्या रिजल्ट निकला। तब उनकी समझ में आया। हमने कहा और इसका बैड रिजल्ट सुन लो आप, आपके बच्चे आपके घर लौट के नहीं आएंगे जिस दिन उनकी नौकरी लग गई, क्योंकि आप ही नहीं गए अपने बाप के पास, माता पिता के पास आप नहीं गए, तो उन्हें सीखा ही नहीं कि माता पिता के पास जाना चाहिए कभी। आप जो एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मैं तो बहुत काम में व्यस्त रहा इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिली, सरकार आपको छुट्टी देती है, EL भी देती है, CL भी देती है। आपकी शादी रिश्तेदारी में कहीं शादियाँ हुई होंगी, विवाह हुए होंगे, आपके पास पत्रिकाएँ आई होंगी, आप कभी गए क्या किसी के यहाँ? नहीं बैठे रहे खाली, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली रिटायर होकर तो वहीं जाना पड़ेगा। मैं ट्रांसफ़र होकर वापस आ गया, 6 महीने बाद उनका पत्र आया कि श्रीवास्तव साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने गांव गया था, माता पिता से मिले, वो सब रोए, हम सब रोए बैठ के, सब गांव वालों ने बड़ा सम्मान किया मेरा, सब हुआ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उनसे क्या कहता? ये संस्कार घर से ही देना पड़ेगा आपको। यहाँ सब बैठे हमारे मित्र हैं, सब आप सब लोग सब ग्रैंड पेरेंट की पोजीशन में हो, बच्चे अपनी अपनी नौकरी पे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस की जिम्मेदारी आपकी है। संस्कार पर फैमिली का संस्कार जो है और जो आपके धर्म के संस्कार हैं, ये ट्रांसफ़र करने का काम आपका है। 1 घंटे बच्चों के साथ बिताइए, उनको 1 घंटा दीजिए, रोज़ नहीं दे सकते, हफ्ते में 1 दिन दीजिए, उनको शिष्टाचार सिखाइए, बुरी बात क्या होती है सिखाइए, अच्छी बात क्या होती है। भाई आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और आपका बेटा 1 गिलास पानी दे आना और वो अनसुना करके चला गया, तो ये संस्कार कैसे मिला उसे? अगर ये नहीं सिखाओगे कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, अगर किसी ने घर में पानी मांग लिया, 1 गिलास पानी देना है, सब काम छोड़ के पहले पानी दो, अगर ये नहीं सिखाओगे तो आपको कैसे मिलेगा? ये परिवार से ही तो आएगा, आपके संस्कार से, आपके अंदर की शिष्टता, आपके अंदर का सदाचार, ये सब इस बात का द्योतक है कि आप बहुत अच्छे परिवार से हो, आपको अपने परिवार से ये सारे संस्कार मिले। स्कूल नहीं सिखाता। नेशनलिटी, हम तो इस बात की भी आज कहेंगे कि आपके विद्यालय से आज बिल्कुल फेल हो गए, सारी यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं सारी की सारी, कि आपके स्टूडेंट्स को नेशनलिटी के बारे में सिखा पाएँ। इंटरेस्ट ऑफ द नेशन आर पैरामाउंट, ये सब भूल ही गए। हर आदमी अपने अपने हिसाब में लगाया कि साहब हमको ये विदेश से ये पैसा आ रहा है तो हम ऐसा गलत काम करने को तैयार हैं, छुपा के हम ये काम करने को तैयार, वो काम करने को तैयार है, लेकिन इससे हमारे देश का क्या भला होगा ऐसी कोई बात नहीं करता, कोई नहीं सोचता। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये सब भूल गए, कोई नहीं सिखा पा रहा। ये सिखाना आपको है, अपने घर के हेड के नाते आपको सिखाना है। आप सिखाइए उन्हें कि भाई हमारा देश है, हम इस देश की माटी के सपूत हैं, हमको अपनी वर्दीनेस प्रूव करना है और इस देश के प्रति लॉयल रहना है। ये लॉयल्टी आप नहीं सिखा पाओगे तो आपने कुछ नहीं सिखाया, आपका जीवन व्यर्थ हो गया। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, बहुत सारे लोग इसमें एडवोकेट्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स भी हैं, आप सब जानते हो। मैं कोर्ट का हूँ, जुडिशल वर्क से संबंधित रहा। हमारे यहाँ पहला अपराध में एक बार सज़ा हो जाए, रिपीट पे अगर कोई दूसरा आदमी दोबारा करे उस अपराध को तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलती है। 3 बार मिल करे तो हम उसको हैबिचुअल कहते हैं, फिर उसको और सज़ा मिलती है। 1-2 महीने पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि यहाँ के प्रतिष्ठित संस्थान जो मिठाई बनाने का काम करते हैं उनको पकड़ा गया। पूरे रेलवे स्टेशन का काम आजकल जो है रेवेन्यू कोर्ट्स को दे दिया गया है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन हम सब इस समाचार को पढ़ के चुप रहे इसलिए बताना चाहता हूँ मैं। उसमें आया कि पहली बार किसी बड़े प्रतिष्ठान को पकड़ा गया मिलावट के आरोप में, 75,000 रुपये उस पर जुर्माना हुआ, दोबारा 50,000 रुपये हुआ, तीसरी बार 30,000 रुपये हुआ, चौथी बार और कम हुआ। भाई ये न्याय का कौन सा सिस्टम है?
रिपीटेडली ऑफेंस होता चला जा रहा है और सज़ा कम होती जा रही है। ये दया क्यों? आपके हाथ में पावर है, एक्ट बना है, आपको मालूम है, आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो, जेल भेज सकते हो उसे, फिर ये दया क्यों हो रही है? और हम सब चुप बैठे, इतने सारे पत्रकार बैठे हैं, कोई भी समाचार को लेकर उड़ जाता कि भाई ये तो इन लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। न्याय कैसे किया जाए इस बात की ट्रेनिंग जिस आदमी को नहीं दी गई है उसको आप कुर्सी पर बिठा दो और इस तरह का न्याय हो, सब शांत बैठे रहें तो कैसे होगा? वो तो बड़े आराम से मुझ पर ताव दे के बैठेगा, मेरा क्या कर लिया, 4 बार चालान हो गया, मेरा कौन सा लाइसेंस कैंसिल हुआ, मैं तो फिर मिलावट करूँगा, ऐसे ही करूँगा। तो ये आवाज़ हमको उठानी है, ये हम समाज के अंग हैं। हम खाते हैं इन मिठाइयों को, गरीब लोग खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, मरते हैं, सब होता है और हम शांत बैठे हैं। फिर जागरूक संस्था होने का मतलब क्या है? हमको तो यही सब करना पड़ेगा ना धीरे धीरे। बात बहुत करने के लिए हो सकती है पर अब समय कम है, इसलिए मैं आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय मित्रों, आभार प्रदर्शन के लिए मैं व्याख्यानमाला समिति के कार्याध्यक्ष श्री मनोहर देव जी को आमंत्रित करूं। उसके पूर्व मैं 2 अनुरोध आपसे करना चाहता हूं। एक तो कल ठीक 6:30 बजे इसी सभा भवन में जो वैश्विक चिंताओं का विषय है यूक्रेन युद्ध, उस पर हमारे बीच अपने विचार साझा करेगी पूर्व राजदूत और विदेश सेवा विभाग की गहरे अनुभव रखने वाली और लेखिका श्रीमती मधु भादुरी जी, तो आप सादर आमंत्रित हैं। दूसरा, कुछ प्रश्न आए हैं। नहीं, 2 ही प्रश्न आए हैं। अब समय की भी सीमा है, मुझे सर लगता है कि 2 ही प्रश्न आए हैं, उनको अपन कर देते हैं। मौखिक में फिर लंबा बातचीत चलेगी, है ना? सर आप दोनों प्रश्न पढ़ लीजिए ब्रजेश जी के लिए, और समय के तो सर संक्षेप में दीजिए। नाम का उल्लेख करना जरूरी है। अच्छा सर, प्रश्न पढ़ लें। सवाल ये है कि अच्छा सवाल है, रिपोर्टिंग करते वक्त जो आप देखते हैं, लिखते हैं, क्या फाइनली जो दिखाते हैं टीवी पर क्या वैसा ही दिखता है या बदल जाता है? आप संतुष्ट होते हैं जिसे आप दिखाना चाहते हैं? देखिए, बहुत कुछ तो हम लोग जैसा सोचते हैं, चूँकि हम लोग तो अनुभवी लोग हैं, तो वैसा नहीं है जैसा है आप लोग दूर बैठ के समझते हैं कि हम लोगों के पास कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, या हम लोग जो दिखाना चाहते हैं उसको दिखाने पे बड़ी बंदिशें हैं। या तो कोई स्टोरी पहले ही खारिज हो जाएगी, जैसे हम लोग एक सिस्टम होता है कि हम लोग कोई कहानी करने जाएंगे तो पहले मंजूरी लेते हैं, और मंजूरी के बाद फिर हमको उस जगह भेजा जाता है, उस जगह पर हम खबर करके लाते हैं। तो यदि कोई स्टोरी पसंद नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी पैमाने पर, तो वो सिरे से ही खारिज हो जाएगी। मगर यदि हमको भेजा है और यदि हमने खबर की है तो खबर दिखाई जाएगी। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वैसा सिस्टम नहीं होता कि बहुत हम लोग उस खबर से संतुष्ट नहीं होंगे जो दिखाई जाएगी। और हर खबर के अपने अपने पैमाने होते हैं। कई दफ़ा हम लोग बहुत ज़्यादा शूट करते हैं, दिखना तो वो 1.5 और 2 मिनट का ही होता है, मगर आमतौर पे हम लोग खबरों से संतुष्ट ही होते हैं, क्योंकि वैसा सिस्टम टेलीविज़न में होता नहीं है कि हालांकि कई बार ये होता है जैसे कि खबर ही उल्टी होती है। जैसे कि अभी हम पिछले दिनों वहाँ थे, ललितपुर गए थे, वहाँ पे एक छोटा सा केस हुआ सर कि एक लड़की थी, उसके साथ नाबालिग थी, उसका बलात्कार हुआ। वो अपनी कहानी सुनाने यहाँ आई, थाने आई, और फिर थाने में भी थानेदार ने उसको थाने में ही रेप किया, और फिर उसने अपनी कहानी चाइल्ड लाइन को सुनाई, और चाइल्ड लाइन को सुनाने के बाद फिर वो थाना पूरा बदल दिया गया और थानेदार पे ही थानेदार को ही गिरफ्तार हो गया। तो उस थाने का थानेदार ही आरोपी हो गया, और उसको हटा गया, वही आरोपी हो गया। मगर जब उस जगह गए, उस गांव में गए, तो हर आदमी घुसते से कहने लगा, आप सही कहानी दिखाओगे तो पूरी कहानी बताएं, आप सही कहानी दिखाओगे तो हम पूरी कहानी बताएं। तो आमतौर पे आप सब लोग भी जानते हैं कि जो रेप के मामले होते हैं सर किस टाइप के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ थी, उस कहानी में भी थी कि कैसे पुलिस वाले कैसे अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं,
कैसे वसूली करने लगते हैं लड़कियों के नाम पे, झूठी FIR करवाने के नाम पे, और फिर एक दिन वो भस्मासुर उसी के सिर पे हाथ रख देता है, तो एक दिन उसका नाम रख दिया और फिर वो तमाम चीज़ हो गई। तो कहानी में ऐसे बहुत सारे बदलाव हम लोग देखते हैं, मगर उस तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल वैसा का वैसा दिखा नहीं पाते, क्योंकि कहानी हम करने गए हैं उस सहानुभूति वाली, उस लड़की वाली, तो कभी कभी ये दिक्कतें होती हैं, मगर ऐसी दिक्कतें बहुत कम होती हैं। दूसरा सवाल है, सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ एवं अन्य वह विचार जिनसे यह राष्ट्र एवं हमारे अधिकारों को नुकसान पहुंचता है, उन्हें रोकने के उपाय क्या हैं? उनको रोकने के सबसे पहला उपाय तो ये कि हम उसको फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि हम लोग आजकल जो चीज़ आती है उसको अपनी अच्छी लगती है तो अपने 4 दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं। और कुछ इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं जो ऐसे नफ़रत या ख़ास पार्टी वाले या कुछ ख़ास अलग टाइप के व्हाट्सअप आते हैं, मैं तो उनसे जुड़ा नहीं, मगर मैंने देखा उसमें उस टाइप की भाषा या शब्दावली होती है। इसे कम से कम 25 लोगों को फॉरवर्ड करें, इसे कम से कम 50 लोगों को फॉरवर्ड करें। तो इस सब से हमको बचना चाहिए। सबसे अच्छी उपाय, सबसे अच्छा तरीका वही है कि जो आया है उसको हम समझें कि हमको क्यों भेजा जा रहा है, और उस गलत चीज़ को वहीं फाड़ दें या उसको वहीं दफन कर दें। तो ये सबसे अच्छा उपाय है, उसको आगे ही ना बढ़ाएं। शुक्रिया। धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं व्याख्यानमाला समिति के कार्याध्यक्ष आदरणीय मनोहर देव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आभार प्रदर्शन करें। उसके बाद हम संवेद स्वर में राष्ट्रगान करेंगे। आदरणीय न्यायमूर्ति श्रीवास्तव जी, आदरणीय ब्रजेश राजपूत जी, और आदरणीय हमारी कल की वक्ता पूर्व राजदूत मधु भादुरी जी, सभागृह में उपस्थित मेरे समस्त सम्मानीय साथियों, आभार प्रदर्शन एक औपचारिकता नहीं है, ये एक एहसास है, और ये एहसास अभ्यास मंडल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के दिल में है, और हम दिल से आपके आभारी हैं श्रीवास्तव जी। और आपने श्रीवास्तव जी को जब सुना तो आपको खुद ये एहसास हुआ होगा कि 4 पीढ़ियों के संस्कार का रिफ्लेक्शन उनकी बातों में है। आप देखेंगे उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें वो संस्कार झलकते हैं, दूसरों के प्रति पीड़ा का भाव झलकता है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे एक परम मित्र भोपाल से आए थे इंदौर में, ख़ास उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैं आपको एक न्याय व्यवस्था के हमारे एक मित्र से मिलाना चाहता हूँ। वो मुझे उनके घर ले गए सिर्फ इसलिए कि ऐसे न्यायालयीन प्रथा में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी 4 पीढ़ियाँ इस व्यवसाय से जुड़ी हों और जिनके अंदर वो संस्कार हों। और मुझे वो एहसास जो उस दिन का है, करीब 1.5 साल हो गया होगा इस बात को, वो एहसास आज तक कायम है। यही एहसास मैं ब्रजेश राजपूत जी के लिए व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में जो कुछ भी बातें कहीं, अब देखिए जो मीडिया है या जो टेक्नोलॉजी है और जो परिवर्तन, देखिए परिवर्तन जो है ना प्रकृति का नियम है, और प्रकृति का ये जो नियम है आदि मानव युग में आप देखिए पारदर्शी, मतलब कुछ पर्दा नहीं था, मतलब वो ओपननेस थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे शायद ओपननेस और बढ़ती जा रही है, लेकिन ओपननेस के तरीके बदल गए हैं। और उस तरीके में अगर आप देखें तो एक तरफ तो टेक्नोलॉजी जो है रोबोट पैदा कर रही है जो इंसान का काम करें, मतलब हम मशीन को इंसान बना रहे हैं, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की जो ओपननेस है, हम इंसान को उसके दिमाग में इतना कुछ भरना चाहते हैं कि हम उसको रोबोट बना रहे हैं। एक तरफ रोबोट इंसान का काम करे ऐसी मशीनें बना रहे हैं, और दूसरी तरफ विचारों के ऊपर अंकुश लगा करके उन पर नियंत्रण करके हम इंसान को रोबोट बनाने का काम कर रहे हैं। ये आपके सुंदर विचार सुनकर के अभ्यास मंडल अनुग्रहित है। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि 2 वर्ष के पेंडेमिक के बाद अभ्यास मंडल को पुनः व्याख्यानमाला प्रारंभ करना, व्याख्यानमाला समिति का कार्य तो बहुत सीमित रहता है, कुछ महीने के लिए, कुछ दिन के लिए, लेकिन अभ्यास मंडल संगठन जो है आज करीब करीब 70 वर्ष पूर्व 65 वर्ष पूर्व से अपनी यात्रा करता आ रहा है। और आज की हमारी जो टीम है उन्होंने अथक प्रयास से इसको पुनः प्रारंभ किया, तो वे भी बधाई के पात्र हैं। और विशेषकर हमारे अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता जी, नेताजी मनीषा गौर, अशोक कोठारी, मतलब जिस टीम ने बड़ी मेहनत के साथ वापस इसको रिवाइव किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और साथ ही साथ
हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ हाल में उपस्थित उन सुधी श्रोता बंधुओं का जो न जाने कितने वर्षों से उनका जो प्रेम है वो अभ्यास मंडल के साथ बना हुआ है, और 2 साल के अंतराल के बाद भी आज मैं देखता हूँ वही शक्लें जो 20-20, 30-30 साल से इस सभागृह में दिखती थी आज भी उपस्थित हैं। तो उन सबका आभार सबसे बड़ा आभार है और मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इससे भी बढ़कर मैं ये कहना चाहूँगा, अभ्यास मंडल को आज 65 वर्ष में इस पड़ाव तक पहुँचने में मीडिया ने जो साथ दिया है, वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अभ्यास मंडल के हर कार्य को मीडिया ने अपना कार्य समझ करके, मीडिया के साथ हमारे जो संबंध हैं हमको कभी लगा ही नहीं कि वो हमसे अलग हैं। अभ्यास मंडल को ऐसा लगता है कि मीडिया भी हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। मीडिया ने हमें हमेशा बहुत सहयोग दिया है, सपोर्ट दिया है, और कई बार तो उनकी मदद से हमने कई वक्ता तय किए हैं और उन्होंने हमें वक्ता ला कर के दिए हैं। तो मैं हृदय से मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ हमें जाल सभागृह का मैनेजमेंट जो हमेशा इतने वर्षों से काफ़ी सब्सिडाइज्ड करके हमें ये सभागृह उपलब्ध कराता है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और किसी वजह से किसी का आभार व्यक्त अगर नहीं कर पाया हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। अभ्यास मंडल की इस व्याख्यान माला में आप आज पहला दिन है, वेल बिगन इज़ हाफ डन, और कल हम मधु भादुरी जी को सुनेंगे जो पूर्व राजदूत हैं और उनका अच्छा लंबा अनुभव है विदेश सेवाओं का। तो मैं समझता हूं कल की उपस्थिति ज़रूर आज से और ज़्यादा बढ़ कर के होगी। ऐसा नहीं कि आज की उपस्थिति कम है, पर मैं समझता हूँ कि ये संदेश क्या होता है, पहला दिन है, दूसरे दिन और बढ़ना चाहिए, आगे और बढ़ना चाहिए। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर संवेद स्वर में राष्ट्रगान के सहभागी बने। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।